एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। और जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर विजिबल है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005 एंड कॉपरा, दैट इज व्हाट, एक्ट ऑफ 2019। सो क्या जानते हैं आप लोग इस एक्ट के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके। एंड अनदर वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यस, ओके। वेट वेट अ सेकेंड। ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों लेकर आए थे, इसे कौन फाइल कर सकता है, किसको अधिकार है, किसको अधिकार है या किसको राइट है इंफॉर्मेशन जानने का, इसके की डेफिनेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, किस तरीके से आरटीआई को फाइल किया जाता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम कुछ एग्जेम्पशंस देखेंगे आरटीआई में। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किस चीज को हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, मतलब आरटीआई कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा। कुछ डिस्क्लोजर्स देखेंगे, पेनाल्टीज क्या होती हैं, रेमेडीज और ऑफेंसेस क्या है, ठीक। और कुछ उसके बाद हम एग्जाम की टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना हम डिस्कस करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 का है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमने ओवरव्यू का डिस्कशन देखा है, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली पब्लिक को अथॉरिटीज यहाँ पे है किस चीज की, कि भाई वो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे अथॉरिटी किसे दी गई है, पब्लिक की, किसी ना किसी को अथॉरिटी तो दी ही गई होगी। तो यहाँ पे उन वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए वर्क करें। बेसिकली आरटीआई का ऑब्जेक्टिव है कि सिटीजन्स के लिए, कंज्यूमर के लिए हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो कि सामने वाले को या सिटीजन को ऐसा नहीं लगे कि कोई इंफॉर्मेशन मुझसे छुपाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आरटीआई कौन फाइल कर सकता है। सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आपको एग्जाम में क्लॉज आ जाता है कि भाई कौन फाइल नहीं कर सकता है आरटीआई को, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल फॉर आरटीआई। इसमें कुछ की डेफिनेशंस हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पब्लिक अथॉरिटी के बारे में और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में। अब यहाँ पे रूल्स की हम बात करें तो देखिए, कोई भी एक्ट जब आता है ना स्टार्टिंग में, जैसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो 1986 में फर्स्ट टाइम आया। बट उसमें चेंजेस होते गए, अमेंडमेंट्स होते गए और धीरे धीरे करके अभी लास्ट हम देखेंगे 2019 का। इसी तरीके के आरटीआई के जो रूल्स हैं, एक्ट 2005 का है, बट जो आरटीआई रूल्स हैं वो 2012 में आए हैं। और इसी के साथ कुछ अमेंडमेंट्स के साथ 2019 में इसमें चेंजेस हुए हैं। तो तीनों ही ईयर आपको याद रखने हैं, 2005, 2012 और 2019। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि आरटीआई को कैसे फाइल किया जाए और इसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था पीआईओ, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो
जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी का, मान लीजिए पीआईओ सेंट्रल का हो या स्टेट का हो या लोकल का हो, बट जहां भी आपको कंसर्न है वहां पे जाके आप इसे फाइल कर सकते हैं। अब इसकी फीस कितनी होती है? तो क्योंकि ये एक्ट पब्लिक के लिए है तो बहुत नॉमिनल सी फीस है, कि किसी को भी ये बैरियर नहीं आए कि हम पे नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, किसी चीज की हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फी है जो यूजुअली 10 रुपीज की होती है, और इसे जिसे भी पब्लिक अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब किया गया है कि किसे पे करना है, उसे 10 रुपए पे किए जाएंगे। अब बात यह है कि आरटीआई हमने फाइल तो कर दिया, हमें इंफॉर्मेशन कितने टाइम में मिल जाएगी? क्योंकि अगर सामने वाले को पता है कि अब इंफॉर्मेशन मैं कभी भी दे सकता हूँ, 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तक राइट का कोई मतलब है नहीं। तो आरटीआई ये कहता है कि जैसे ही आरटीआई आरटीआई फाइल हुआ है, विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ओके। अब यहाँ पे अगर किसी लाइफ या डेथ का केस है तो आपको 48 आवर्स मिलेंगे, और अगर थर्ड पार्टी कंसल्टेशंस है तो मिनिमम 5 to मैक्सिमम 30 डेज तक आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी होगी। तो तीनों चीज याद रखिएगा, 30 डेज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दैट इज द टाइम लिमिट्स, 48 आवर्स इन केस ऑफ लाइफ और डेथ, एंड 5 to 30 डेज फॉर थर्ड पार्टी कंसल्टेशंस। यहाँ पे मतलब कोई फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच का कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कुछ कंसल्टेशन है, तो आप इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे विद इन 5 to 30 डेज। और यहाँ पे बताया गया है सॉरी, फर्स्ट अपील जो होगी वो विद इन 30 to 45 डेज होगी टू अपीलेट अथॉरिटी। अब जब आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड हुई है तो उसके लिए आप 30 to 45 डेज में फर्स्ट टाइम अपील लगा सकते हैं, और जो सेकंड अपील है ये सीआईसी, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आप अपील कर सकते हैं। अब कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं। एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है? जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रीडम दी गई है, बहुत सारी फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यहाँ पे वुमेन्स को, कुछ डिप्राइव्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, तो ये एग्जेम्पशंस में आ गए कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, बट जो कुछ पीछे रह गए हैं वुमेन्स हैं जैसे, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी तरीके से आरटीआई ने ये राइट तो दे दिया कि इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जिसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते सेक्शन 8 और 9 के बेसिस पर। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? तो सेक्शन 8 कहता है सोवेर्निटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, तो सोवेर्निटी का मीनिंग क्या होता है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेर्निटी? आए दिन हम इसके बारे में न्यूज में बहुत पढ़ते हैं। एनीवन? तो बेसिकली सोवर्निटी का मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट हैं किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने के लिए, बिल्कुल। प्रभु सत्ता या संपन्न संप्रभुता इसको कहते हैं, और कोई भी थर्ड पर्सन, अदर कंट्री या हमें कोई डोमिनेट नहीं करेगा, हम सोवरेन हैं। तो जिस कभी भी अगर सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात आती है, सिक्योरिटी पर्पस है, कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या? कि भाई आपके आइडिया से, इनोवेशन से आपने किसी चीज को क्रिएट किया है। सपोज एक मेडिसिन बनाई गई है, अब मेडिसिन कैसे बनी है, इसका इसका फॉर्मूला क्या है, तो किसी कोई भी अदर पर्सन आरटीआई के बेसिस पर उस मेडिसिन के फॉर्मूले को नहीं ले सकता है, वो आरटीआई नहीं लगा सकता है कि भाई मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए है ना। कैबिनेट के जो पेपर्स हैं या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो सेक्शन 8 के बेसिस पर ये सारी चीजें कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। सेकंड है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे, पर्सनल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एग्जेम्पशन तब तक रहेंगे जब तक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई नहीं हो जाता है।
रीसेंट इंटरेक्शन विथ डीपीडीपी एक्ट नोटेड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप तब तक डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक उस इंफॉर्मेशन को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्टेड ना हो। ठीक। सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज सेपरेटली अवेलेबल और एक्सेसिबल, तो कोई भी आप न्यू रिकॉर्ड्स नहीं बना, नो ऑब्लिगेशन टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स। यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेपरेट है उसे भी आप इंफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सेक्शंस याद रखने होंगे, 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे एंड 9, इन तीनों में एग्जेम्पशंस बताए गए हैं आरटीआई के। कमिंग टू द नेक्स्ट, सो आरटीआई प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर सेक्शन 4, यहाँ पे बताया गया है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के बारे में। कोई बताएंगे क्या जानते हैं आप लोग? कुछ कभी पढ़ा हुआ है प्रोएक्टिव का मतलब? तो प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है घटनाओं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से समझिए, किसी भी चीज के लिए अगर हम अवेयर हैं, कोई भी घटना अगर होने वाली है तो उसका वेट नहीं करेंगे, हम पहले ही उसको उसका एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में ये बताया है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दैट, एक सेकेंड, तो कोई भी ऐसी चीज जिसका होने का हम वेट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। सो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज ऐसे की इंफॉर्मेशन को पहले ही पब्लिश कर दें सेक्शन 4 के बेसिस पे। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, कोई स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन आ जाता है, फाइनेंशियल रूल्स, फ्रीक्वेंटली सॉर्ट रिकॉर्ड्स, इन सारी चीजों को आपको पहले ही डिस्क्लोज करना है। ठीक। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और डीओपीटी रिमाइंडर्स एम्फेसाइज स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड रेगुलर अपडेट्स। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली इसको कंप्लाई किया जाए और रेगुलर अपडेट्स इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाए। कमिंग टू द पेनाल्टीज, रेमेडीज एंड ऑफेंसेस, तो यहाँ पे ये बताया गया है अगर कोई भी पीआईओ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है तो उस पर सीआईसी या स्टेट आईसी 25,000 रुपीज तक की पेनाल्टी इंपोज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? सेकंड दिया गया है प्यूनिटिव एक्शन पॉसिबल फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रॉइंग रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आप बताना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूनिटिव एक्शन? प्यूनिटिव एक्शन से आप क्या समझते हैं? ओके, तो यहाँ पे प्यूनिटिव एक्शन का मतलब ये होगा, बिल्कुल, बहुत कठोर या ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो भी है पर्सन वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड अगर डिस्ट्रॉय कर दिए है, इंफॉर्मेशन को अपनी तरीके से फर्निश कर दिया है, तो उस पर आपको प्यूनिटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रॉइंग रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ पर अगर कोई पीआईओ इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं बताते हैं, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसपे ये लग रहा है कि भाई जुडिशरी इस पे रिव्यू करे और इसमें चेंजेस करे, तो जुडिशियल रिव्यू भी अवेलेबल है। सीआईसी का जो ऑर्डर है वो एनफोर्सिएबल है, लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? आरटीआई बैंकिंग ऑफिसर्स प्रैक्टिकल एंड एग्जाम टिप्स की हम बात करें तो जो बैंक हैं, यहाँ पे समझिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर पब्लिक अथॉरिटीज अंडर आरटीआई व्हेन परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस। तो आप अगर एग्जाम बेसिस पर देखें तो पब्लिक अथॉरिटीज बैंक में कौन सी होंगी? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो पब्लिक अथॉरिटी होते हैं आरटीआई के अंडर में जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर कोई बैंक आरटीआई के बेसिस पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो पब्लिक अथॉरिटीज हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्लोज क्या करना है?
तो ब्रांच का परफॉर्मेंस डेटा कैसा है, जो लोन सैंक्शंस किए जा रहे हैं उसका स्टैटिस्टिक्स कैसा है, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी या फिर कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। बट ये जरूर आप बता सकते हैं कि आपकी ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये डेटा बताएंगे। लोन का सैंक्शन स्टैटिस्टिक्स क्या है ये भी आप बताएंगे। व्हाट टू विथहोल्ड, सो कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक सीक्रेसी एंड कमर्शियली सेंसिटिव डेटा। ये तीन चीजें आपको नहीं बतानी है कि कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी हो, बैंक की कोई सीक्रेसी हो, कुछ कमर्शियली सेंसिटिव डेटा है तो इसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टाइमलाइंस, एक इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपकी टाइमलाइंस होंगी, सैंपल फॉर्मेट्स होंगे, और आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। दीज आर दी की एग्जाम टॉपिक्स। ओके, नाउ आरटीआई एक्ट 2005 कुछ की नोट्स हैं, आप जल्दी से इसको रिवाइज कीजिएगा और फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप कि आप लोग इसका आंसर देंगे। अच्छा, पहले मैं ही आपसे पूछती हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है? तो पीआईओ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, एनीवन एल्स? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल चार्जेस कितने हैं आरटीआई फाइल करने के? 10 रुपीज। ओके, टाइमलाइन क्या है? अगर डेथ का केस हो या लाइफ का केस हो तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए 48 48, आवर। 48 आवर्स। ओके, ठीक है, तो इसको हम एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे। देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इन पब्लिक अथॉरिटीज आरटीआई को लेकर आए थे। सिटीजन्स को ये एम्पावर करता है, सशक्त करता है कि भाई आपको सूचना को जानने का अधिकार है। कोई भी सिटीजन इसको अप्लाई कर सकता है, इसमें उसे रीजंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी कौन होंगे? तो कोई भी बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है, लॉ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज हो, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज होंगी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एपीआईओ जो पीआईओ को असिस्ट करेंगे, और यहाँ पे एफ ए होता है, दैट इज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो सबसे जैसे ही आप आरटीआई फाइल करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट अपील होगी तो वो एफ के पास जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में आप रिटर्न फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, जिस भी तरीके से आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई क्या रीजन है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को जानना है, ठीक? फीस 10 रुपीज है, दैट इज जनरल। टाइम लिमिट्स नॉर्मल केसेस में 30 डेज है, लाइफ या लिबर्टी मैटर्स हैं तो 48 आवर्स है, थर्ड पार्टी कंसल्टेशन के लिए 40 डेज है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकंड अपील जो आप करेंगे वो सीआईसी और स्टेट सीआईसी को अगर कर रहे हैं सो इट इज फॉर 90 डेज। एग्जेम्पशन सेक्शन 8 में दिया गया है। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अभी आप लोगों को याद हो जाए। सो सेक्शन 4 क्या है? सीओ मोटो डिस्क्लोजर। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? ये बताया गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो चीजों को प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करें, मतलब वेट नहीं करें कि जब कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी तभी हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। आपको पहले ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स हो, फंक्शंस हो, प्रोसीजर्स हो, बजट्स हो, रूल है, स्टाफ ड्यूटीज है, एक्सेट्रा। मतलब ये नहीं है कि जब स्टाफ आ गया है तब जाके आप ड्यूटीज बता रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, ये आपका काम है कि भाई आपको पहले ही इन चीजों को डिस्क्लोज कर देना है। अब रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 में दिया गया है, पीआईओ जो है दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन्हें अनदर पीओ को रीजन बताने पड़ेंगे डीनीएल के, फीस के, सॉरी
यहाँ पे पीआईओ को एक्सप्लेन करना होगा डीनीएल का रीजन, फीस, या फिर अनदर पीआईओ को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सारे रीजन इनको बताने होंगे। कब, जब अगर कोई डिले हो रहा है बियॉन्ड टाइमलाइंस, सो इट इज डीम्ड रिफ्यूजल। पेनाल्टी की हम बात करते हैं, सेक्शन 20 में बताया गया है मिनिमम 250 रुपीज पर डे, मैक्सिमम टू 25,000 तक यहाँ पे पेनाल्टी लग सकती है सेक्शन 20 के अंडर में पीआईओ पर, अगर पीआईओ अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल करते हैं, डिले करते हैं, या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट अपील हमने देखा एफएए को, सेकंड अपील जाएगी सीआईसी या एसआईसी के पास। सीआईसी के जो ऑर्डर्स होंगे वो बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट में रिव्यू हो सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपसे किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है या नहीं है आपने खुद से इंफॉर्मेशन क्रिएट करके प्रोवाइड कर दी, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, सेक्शन 9, यहाँ सभी जगह बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वही आपको शेयर करने हैं। बैंकिंग सेक्टर इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बैंक को जितनी भी गाइडलाइंस हैं, सर्कुलर्स हैं, सैंक्शन स्टैटिस्टिक्स हैं, ब्रांच की फंक्शनिंग डिटेल्स हैं, ये सब बताने होंगे। कॉन्फिडेंशियल डेटा कस्टमर का, अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी, बिजनेस सेंसिटिव इन्फो, ये सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट रिलेवेंट अपडेट्स क्या है, मतलब अमेंडमेंट्स के बाद जो चेंजेस आए हैं, तो जो आरटीआई रूल्स अमेंडमेंट 2019 है, इसमें जो सीआईसी और आईसीस का टेन्योर और सैलरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे, इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया है। और डीपीडीपी एक्ट 2023 से इंट्रैक्शन की जो बात है, दैट हैज बीन री प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1J, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, अब हम आ जाते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रिव्यू पर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्ट है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनली आपके लिए भी, तो ध्यान से समझिएगा। अभी जो रिसेंटली 2019 का एक्ट था जो जुलाई 2020 से फोर्स में आया, मतलब स्टार्ट हुआ इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब कैसे ये दूसरे एक्ट से डिफरेंट था, तो इसमें बेसिकली इसने क्या फोकस किया। Wait. यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ ये बताया गया कि भाई स्पीडी रिड्रेसल को प्रोवाइड किया जाए। सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ई कॉमर्स रेगुलेशंस, ये इसके की फीचर्स हैं। कंज्यूमर क्या होता है, कौन होता है कंज्यूमर, देखिएगा, तो कोई भी पर्सन जो अपने कंसिडरेशन के लिए गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है, बाय करता है, चाहे ई कंज्यूमर्स भी क्यों ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी क्यों ना कर रहे हो, ये सभी कंज्यूमर होते हैं। इनके पास जो राइट्स हैं वो टोटल अगर हम देखें तो 6 हैं। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का राइट है, इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब भाई कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसे चूज करने का भी अधिकार है, उसे सुना जाए ये भी उसको अधिकार है, रिड्रेसल भी वो सीख कर सकता है और कंज्यूमर एजुकेशन भी उसका राइट है। अब किसके अगेंस्ट में ये जाएगा, तो कोई भी सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूड्स ई कॉमर्स एंटिटीज, ये सभी अपोजिट पार्टी होते हैं। एनफोर्समेंट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म, सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम यहाँ पे क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिकॉल करेंगे, और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो सीसीपीए बताएगा कि भाई क्या चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमीशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ये इसके लिए कुछ मॉनेटरी लिमिट्स बताई गई हैं कि भाई इतने अमाउंट तक आप डिस्कस कर सकते हैं या आप अपनी यहाँ पे रूल कर सकते हैं।
फिर स्टेट लेवल पे होते हैं, एंड देन एट लास्ट नेशनल कमीशन एनसीडीआरसी फॉर अपील्स। ज्यूरिसडिक्शन लिमिट्स जो है, ये आपने क्लेम कैसे किया है, किस चीज से रिलेटेड क्लेम है। District, state, national based on value of claim and pecuniary limits changed under rules. So basically जितना भी क्लेम का वैल्यू होगा, कंज्यूमर जितना भी अमाउंट क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट डिसाइडेड है कि भाई डिस्ट्रिक्ट तक आप कितने रुपए तक बात कर सकते हैं, स्टेट तक और नेशनल तक। और कुछ चेंजेस हैं अंडर रूल्स, तो इसमें कुछ लिमिट्स भी हैं। ठीक है। पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का मतलब है मॉनेटरी लिमिट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सीपीए 2019। कमीशन लेवल पर जब भी यहाँ पे व्हेन इट हैज ओरिजिनल पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन विच कंप्लेंट्स इट कैन एंटरटेन। तो बेसिकली कंज्यूमर कमीशन लेवल पर ओरिजिनल पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम डीसीसी की बात करें, जहां पर भी 50 लाख तक के गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। इट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। स्टेट लेवल पर अगर हम देखें, तो यहाँ पे 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। और नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, तो मैक्सिमम और मोर देन 2 करोड़ रुपीज से आप नेशनल पे जाएंगे। ओके। तो कंज्यूमर कमीशन लेवल पर जब ओरिजिनल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 लाख रुपीज तक, स्टेट में 50 लाख से 2 करोड़, और नेशनल लेवल पर मोर देन 2 करोड़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बैंकिंग इम्प्लीकेशंस क्या है? तो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, एज सर्विसेज कस्टमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें सर्विस में कोई कमी दिख रही है, कोई डिले हो रहा है, एनईएफटी आरटीजीएस फेलियर हो रहा है, कोई रॉन्ग चार्जेस लगा रहे हैं, तो इसके लिए कस्टमर फाइल कर देगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स कवर्ड। ये बैंकिंग एग्जाम सिनारियो से अगर हम देखें, तो जितनी भी पेनाल्टीज हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हैं, ये फिनटेक पार्टनरशिप और थर्ड पार्टी वेंडर्स को अफेक्ट करती हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी। सो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी है, ये ट्रांसपेरेंट सेलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और जब भी अगर आपने बताया है, मेंशन किया है कि भाई हम रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, तो रिटर्न एंड रिफंड रूल्स को आपको फॉलो करना है। कोई भी अगर ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट अगर ये कंपनीज करती हैं दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग, तो यहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस हैं दैट इज एक्शनेबल अंडर सीपीए। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलता है या सर्विसेज डिफेक्टिव हो जाती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर और सेलर्स रहेंगे। क्लियर है? फाइलिंग कंप्लेंट्स एंड प्रोसीजर्स, तो आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन और ऑनलाइन पोर्टल्स पर फाइल कर सकते हैं। आपको एक कंप्लेंट ड्राफ्ट, परचेज जो आपने किया उसका प्रूफ, सर्विस कॉरेस्पॉन्डेंस और रिलीफ सॉर्ट होगा। रेमेडीज अवेलेबल, तो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस्ड हो जाएगा, रिप्लेसमेंट इज देयर। रिफंड हो जाएगा, आप प्रोडक्ट वापस कर देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। कंपेंसेशन हो जाएगा, कोई भी अगर डिफेक्ट्स हैं तो उसे रिमूव करने की कोशिश की जाएगी, और अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। सो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस। ओके, वेट। ओके, 2019 के कुछ की नोट्स हैं जो हमारे एग्जाम में जरूरी हैं, देखिएगा। 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसने रिप्लेस किया है। 20 जुलाई 2020 से ये फोर्स में आया है, ये डेट याद रखिएगा। इंटरेस्ट जो कंज्यूमर का है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को लेकर, तो
उसे प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास चला गया है तो उसका राइट है कि उसको उसके अगेंस्ट में जो भी रिफंड और रिटर्न है वो प्रोवाइड किया जाए। डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सेसिबल, स्पीडी और इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। ई कॉमर्स रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट ई कॉमर्स, मिसलीडिंग एड्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर कौन है, हमने अभी पढ़ा, कोई भी पर्सन जो गुड्स और अवेलेबल सर्विसेज को परचेज करता है पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड और डिफर्ड बेसिस पर, वो कंज्यूमर होगा। चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ट्रांजेक्शंस। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, तो सेफ्टी का राइट है, दैट इज अगेंस्ट हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन, भाई कंज्यूमर क्वालिटी जान सकता है, क्वांटिटी जान सकता है, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है, ये सब जानेगा। गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये हमने डिस्कस किया था, कंज्यूमर एजुकेशन। और अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, वेट, अभी हम की इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म पर हम आते हैं। तो सीसीपीए जो है वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, तो याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने कंज्यूमर राइट्स को एनफोर्स किया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में ये वर्क करती है एंड फॉल्स मिसलीडिंग एड्स। थ्री टायर क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट रिड्रेसल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे, की नोट्स हैं। चलिए अभी जल्दी से देखिएगा, आंसर वैसे दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग को याद होने चाहिए। सो आरटीआई एप्लीकेशन टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए कितने डेज है, 30 डेज। कौन सा सेक्शन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को मैंडेटरी करता है, तो सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये हमने डिस्कस किया था। सीपीए 2019 इंट्रोड्यूस्ड विच अथॉरिटी, तो सीपीए 2019 ने सीसीपीए को इंट्रोड्यूस किया है। मैक्सिमम पेनाल्टी पीआईओ पर 25,000 तक होगी, और मिनिमम कितनी है पर डे बताइएगा, 250। 250 रुपीज पर डे। ओके। कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम फॉर क्लेम्स अबव डिस्ट्रिक्ट लिमिट, सो स्टेट और नेशनल बेस्ड ऑन पेक्यूनियरी लिमिट पर, आप अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है सॉल्यूशन तो आप जा सकते हैं स्टेट या नेशनल पर। की रिसोर्सेज एंड साइटेशंस की हम बात करें फॉर फर्दर रीडिंग, सो आरटीआई एक्ट टेक्स्ट एंड नोटिफिकेशंस, आरटीआई रूल्स एंड सीआईसी कॉम्पेंडियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट गाइडेंस और एनालिसिस बेसिस पर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होगा। और आज का शुभ विचार है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो बड़ी ही शांति के साथ आप सभी ने आज के सेशन को कंप्लीट किया, सभी ने बहुत ध्यान से सुना। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाई होंगी आरटीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के सेशन को लेकर आपका जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ सेकंड का टाइम लेकर। सेशन आपको कैसा लगा और अपकमिंग सेशन में आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू यज्ञ जी, थैंक यू भारती जी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।